डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 सेशन नंबर 2 आप सभी का क्या है, स्वागत है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। प्रश्नावली 1.1 लास्ट सेशन में हमने पूरी पढ़ ली थी और अब आगे की पढ़ाई पढ़ने वाले। आ जाओ। यस, रेडी। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है भाई? ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आधारभूत क्या है? आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि हम कभी किसी भी जो संख्या है, प्राकृत संख्या, उसको अभाज्य गुणनखंड में लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को, ये अभाज्य संख्या है। ये कुछ एग्जाम्पल दे रखा है। किसी भी संख्या का अपन क्या करते हैं, कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। भाज्य संख्या का, अभाज्य का नहीं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं? भाज्य को कहते हैं कंपोजिट नंबर और अभाज्य को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है। तो हमने देखा कि सभी संभव अभाज्य संख्याएं होता है और ये अपरिमित रूप से अनेक हैं। हम सभी संभव गुणनखंडों का एक अनंत संग्रह प्राप्त कर सकते हैं। और अभी ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है, उसमें 32,760 का अभाज्य गुणनखंड किया गया है, जो आप सभी को आता है। 32,760 करो अभाज्य गुणनखंड। यस, 2 से करें। 1 6 3 फिर 8 0। ठीक है, गलत तो नहीं है। फिर 2 से करो 8 1 9 0। फिर 2 से करो 4 0 9 5। अब किससे करेंगे? 5 से करें कि 3 से करें? बताओ। 14 और 4 18 हो गया। 3 से करते हैं। 3 से करेंगे। 1 बचा, 3 1 बचा, 6 1 बचा, 5। फिर 3 से करके देखते हैं। 3 चौक 12, 3 पंज 15, 3 पंज 12। अब किससे करें? 5 से करें। 5 और 5 10 14। करो 5 से करो। 5 से क्या? 9 और 1। अब किससे करें? 7 से करें। 7 से करते हैं। 1 और 7 किया 21, फिर आया 13। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? बताओ। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। सही है क्या? सही है क्या? बिल्कुल सही है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 लिख सकते हैं क्या? हमको किया हुआ है तो 7th में, 8th में, 9th में, सब में किया हुआ है। ठीक है। तो ये हमने इसको कर दिया। तो ये अभाज्य संख्याओं की घातों के रूप में है और इसी को अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो बहुत सिंपल है। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक तो हमको आती है। क्या बात है इसमें? क्या कहती है प्रमेय? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों में
आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम के बिना, क्रम के बिना मतलब 2 को पहले लिखो 3 को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन संख्या सेम रहेगी। क्रम सेम नहीं रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये वैज्ञानिक हैं, इनका नाम क्या है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस हैं, बड़े फेमस वैज्ञानिक हैं। 3 महान वैज्ञानिक थे, 3, उनमें एक तो है आर्किमिडीज, दूसरे न्यूटन और तीसरे हैं फ्रेडरिक गॉस। अच्छा, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। तो यह अद्वितीय प्रकार से, यूनिक वे से गुणनखंड कर सकते हैं। इसको 2 × 3 × 5 लिखो, चाहे 3 × 5 × 7 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल बात है, सब अपने को आता है। बस केवल मात्र इतनी सी बात है कि अभाज्य गुणनखंड करना है। ये कोई प्रूव करने का तरीका, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इसको लिख दिया। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय में इसके कुछ अनुप्रयोग भी, अब कुछ इसके अनुप्रयोग है। क्या क्या है? उदाहरण नंबर 5 क्या कहता है? संख्याओं 4n पर विचार कीजिए। 4 की पावर n, क्या है ये? 4 की पावर n पर विचार कीजिए और जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n 0 पर समाप्त हो जाता है। क्या है? इसका मतलब ये कह रहा है कि 4 की पावर मान लिया 2 लगाओ, 4 की पावर मान लिया 3 लगाओ, 4 की पावर मान लिया 4 लगाओ। ऐसे लगाते 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 में ऐसा कोई वैल्यू आए जिसमें लास्ट में 0 आ जाए। हो सकता है क्या? ऐसे पूछ रहा है। 4 चौक 16 है, ये क्या है? 16 चौक 64 है, इसको भी है। तो ऐसे तो ये तो कहीं 0 नहीं आ रहा है। 0 नहीं आ रहा है, तो प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव कैसे करेंगे? वो तो बात सब सही है। तो यदि किसी n के लिए 4 का n 0 समाप्त होगा तो 5 से विभाज्य होता है। अच्छा, तो 4n के अभाज्य गुणनखंडों में अब 5 आना चाहिए, संभव नहीं है, क्योंकि 4n जो है 4 की पावर n, उसको 2 की पावर 2n लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण 4n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 4n गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। क्या लिखोगे उत्तर में? अगर परीक्षा में आ जाएगा तो लिखोगे 4n is equal to 2 की पावर 2n एंड 2 की पावर 2n ओनली है 1, केवल एक अभाज्य संख्या 2 है, 5 नहीं है। इस कारण से कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा कि 2 की पावर 2n 0 पर समाप्त हो जाए, क्योंकि ऐसी कोई अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए अभाज्य गुणनखंड में। चलो, आज हम गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती निकालने वाले। बहुत पहले पढ़े थे, शायद 6th में पढ़े या 7th में पढ़े। आज रिवीजन करने वाले, सब पढ़े हुए का रिवीजन है 10th क्लास में। तो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या करना है? 6 और 20, 6 और 20
6 और 20 के करो अभाज्य गुणनखंड और निकालो एलसीएम। सबसे पहले 6, यहां लिखो 20, ये लाइन खींचो। 2 का भाग लगाया 3, 3 का भाग लगाया 1, 2 का भाग लगाया 10, 2 का भाग लगाया 5, 5 का भाग लगाया 1, क्या क्या आ गया बोलो? ये आ गया 2 इंटू 3, 6 इज इक्वल टू, यहाँ लिखो 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। इसको लिख सकते हो आप 2 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है। एलसीएम बोलो, सबसे पहले तो बोलो एचसीएफ। एचसीएफ क्या आएगा? इधर आ रहा अकेला 2 है, इसमें 1 2 मिल सकता है, तो एचसीएफ तो आ गया 2। और एलसीएम बताओ बच्चों क्या आया? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, सही है क्या? तो ये आ रहा है आपके 4 या 12 इंटू 5 यानी कि 60। तो मेरे पास महत्तम समापवर्ती एचसीएफ आ रहा है 2 और एलसीएम आ रहा है 60। याद आ गया सब? पुरानी बातें याद आ गई। जब एचसीएफ लेते हैं तो कोई सबसे न्यूनतम जो कॉमन आ रहा है, और जब लघुत्तम लेते हैं एलसीएम तो ज्यादा से ज्यादा उठाना। यहां 2 का स्क्वायर उठाओ, यहां 3 अकेला, ये भी उठाओ, 5 आ रहा, इसको भी उठा लो। और ये भी देखने वाली बात है कि जो लघुत्तम है एलसीएम और इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्या आनी चाहिए। आ रही क्या? 2 इंटू, इसको उल्टा कर दो, 60 इंटू 2 बराबर ए और बी क्या है? 6 और 20। इधर भी आ रहा है 120 और यहां भी आ रहा है 120। इसका मतलब यह हुआ कि दो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा दोनों संख्या के गुणे के बराबर होता है। ये भी हमको मालूम चल गया। वेरी गुड, ये हमने निकाल लिया। इसका लघुत्तम आ गया, एचसीएफ आ गया 2, और संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात होती है एचसीएफ। संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणन की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है एलसीएम। और किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एचसीएफ और एलसीएम का गुणा बराबर ए इंटू बी होता है। सब पहले पढ़ा हुआ है। चलो एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलो अब तो तुम करोगे, अब तो तुम कर लोगे ना? सब किया हुआ है ना? 96, 2 का दिया 48, फिर 2, यह 3 आ गया। ओके, तो ये आ गया 5 टाइम्स 2, तो 2 की पावर 5 इंटू 3, ठीक है। 404, 2 क्या डायरेक्ट, तो 2 की पावर 2 इंटू 101। एचसीएफ क्या आएगा बच्चों बताओ? 2 की पावर 2, केवल 2 की पावर 2 आएगी, क्योंकि ये बस यही चीज कॉमन आ रही है। यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 5 होती है, यानी 2 की पावर 2 निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ तो आ गया। एलसीएम में अधिकतम लो, 2 की पावर 5 उठाओ, 3 उठाओ, 100 उठाओ, ठीक है। तो एलसीएम हो गया 9696। अब दोनों का गुणा करके चेक भी कर लो। ये मैंने दोनों का, वैसे तो इन्होंने यूं निकाल दिया, बाकी ऐसे भी निकालो तो भी कर सकते हो। दोनों का गुणा निकाल के भी एलसीएम निकाल सकते हो अलग से, और इस तरीके से भी निकाल सकते हो। उदाहरण नंबर 8 क्या कहता है? संख्या दे रखी है 6, 72, 120। 6, 72 और 120 3 दे रखी है। यहां मैंने ऊपर वाली में एलसीएम को प्रूव करना हो किसी को तो प्रूव भी कर सकते। दोनों को इधर गुणा किया, दोनों को इधर गुणा किया, दोनों मिल गए, मिला सकते हो। चलो एग्जांपल नंबर 8। 6, 72 और 120। 6 का तो किया 2 इंटू 3,
72 का आ गया 2 की क्यूब और 3 का स्क्वायर, 120 का आया 2 की क्यूब इंटू 3 इंटू 5, तो 6 तो आ गया 2 इंटू 3, 72 आ गया 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, 120 आ गया 2 की पावर क्यूब इंटू 3 इंटू 5। SCF क्या आएगा जल्दी बताओ, SCF क्या आएगा, 2 आएगा 2 और 3 आएगा बस। ठीक है, LCM 2 की पावर क्यूब प्लस 3 की पावर स्क्वायर इंटू 5, 360। अब ये 3 संख्या है ना, ये तो मेरा आ गया, ये तो आ गया, ठीक है, ये 6 सॉरी ये तो आ गया, लेकिन अब इनका गुणा है ना आपस में, यहां पर तीनों का गुणा सेट नहीं होगा। ये 2 जब संख्या होती है तभी उनका LCM इंटू SCF इज इक्वल टू A इंटू B होता, 3 संख्या होती तो नहीं होता है। हाँ, LCM आ गया 360, SCF आ गया 6, बराबर बराबर है। चलो फिर आ जाओ प्रश्नावली 1.2, आ जाओ, बहुत इजी है। 1 अभाज्य गुणनखंड, कुछ भी नहीं करना है भाई, ये तो छठी क्लास आ गई, छठी क्लास आ गई। 140 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। 156 लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। 3825 करो, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। सभी बच्चे करो बच्चों, ये अभाज्य गुणनखंड पहले आपने किया होगा, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस वापस से हो जाएगी, जरा कर डालो। क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स में कभी भी पीछे नहीं हटना है, कैलकुलेशन करने में हमेशा आगे रहना है, बिकॉज कैलकुलेशन जितनी ज्यादा करोगे उतना आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, और फिर धीरे धीरे आप कभी कभी पेपर पे लिखे बिना माइंड में भी कैलकुलेशन कर लोगे। 5005 5 का दिया, देखो ये अलग है, यहाँ 7 है फिर 11 है, तो ये अलग है, इसीलिए करने को बोलता हूं मैं, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करने को। अगर मान लिया नहीं करोगे ना, एग्जाम में गई गाड़ी, एग्जाम में आप बैठे रह जाओगे, क्या हो गया सर मेरे को नहीं आ रहा है, इतना इजी नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है, ये आ गया इसका, बहुत अच्छा है। फिफ्थ भी है, चलो फिफ्थ भी करो, फिफ्थ अलग है और अलग है, ये तो बहुत ही जोरदार है। कोई भी बच्चा इसको अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो कर ही नहीं सकता है। 2 का भी भाग नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, 7 का नहीं जा रहा है, 11 का नहीं जा रहा है, 13 का नहीं जा रहा है, 17 का जा रहा है, और उसके बाद वापस 19, उसके बाद वापस 23। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। मस्त क्वेश्चन। हाँ, इसीलिए करने को बोलता हूं मैं, सारे क्वेश्चन कर लेना, प्रैक्टिस बिना देखे। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। निकालो HCF और LCM, दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इनको चेक करो कि दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट 26 2 इंटू 3 91 7 इंटू 13 क्या आएगा बच्चों HCF? बताओ मेरे को, बिना देखे बताओ, आज बिना देखे बताओ HCF क्या, क्या चीज कॉमन आ रही है बताओ मेरे को। ये तो आ रही 13, ठीक है, बिल्कुल सही है। और LCM आ जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, ये आ गया।
और अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होना चाहिए, अपना क्या दिया 26, तो ये होना चाहिए अपने पास 13 इंटू 182 इज इक्वल टू 26 इंटू 91 होना चाहिए। होना चाहिए क्या? होना चाहिए। प्रूव करो। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये आ रहा 2366, ये भी आ रहा 2366, प्रूव हो रहा है। यस, करो सब बच्चे, मल्टीप्लाई भी करके देखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आने का बहुत चांस है। क्वेश्चन नंबर 2, 51092, इसको किया 2 से 3, देन 5 और 17, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये आ रहा 2 इंटू 2 इंटू 23। बोलो एचसीएफ, बोलो कौन बताएगा? एचसीएफ आएगा केवल 2, केवल 2। और एलसीएम तो आप निकालना जानते हो, 2 का क्यूब स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 इंटू 17, ओहो। So you will find LCM is equal to 23,460. निकालो calculation. Do the calculation. And you will find 2 into 23460 should be equal to 510 into 92. Multiply करिए, करिए, आप करिए, मल्टीप्लाई करिए। इवन इफ यू नो द आंसर स्टिल यू डू, उसके बाद भी करो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इनको निकालो। 2 से क्या 2 4 टाइम्स 3 7, ये आ गया 3, ओके। ये आ गया 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ये 2 इंटू 3 के, तो एचसीएफ बच्चों बताओ बच्चों क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? 2 आ गया एक, तो एक 3 आ गया, बस कॉमन ये निकलेगा। और एलसीएम तो अपन निकाल लेंगे, एलसीएम यही निकाल के बताता हूँ। 2 की पावर 4 लो, 3 की पावर 3 लो, इंटू 7 ले लो, बस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करो एलसीएम, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करो। मैंने अब की बार कैलकुलेशन छोड़ दी है। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के यहां 3 संख्या है, 3 संख्या है, निकालो। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये आ गया 12 का किया, फिर 15, फिर 21, इन दोनों का कॉमन निकाला एचसीएफ, ये आ गया 3, एलसीएम 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक। एलसीएम आ गया 420। टेंथ क्लास में भी आपको इतना इजी क्वेश्चन मिल जाते हैं। सेकेंड बहुत ही अलग है, तो 17, 23, 29 का एचसीएफ, इसका तो ये आ रहा है 17 का, तो 17, 20, तो एचसीएफ क्या आएगा 1। एलसीएम तीनों को मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन करने का मजा आता है। डू मोर एंड मोर क्वेश्चन। 8 2 की पावर क्यूब, 9 3 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर। बोलो बोलो एचसीएफ कौन बताएगा? 1। और एलसीएम सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। आया मजा? कुछ इंटरेस्ट आया ना इंटरेस्ट मैथ्स में? चलो 4th नंबर क्वेश्चन एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम याद करना है। कर लो भाई, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एचसीएफ दे रखा है, कुछ भी नहीं करना है, एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ नहीं, दोनों का गुणा 306 गुणा 657 डिवाइड बाय 9। कर लो कैलकुलेशन।
कर लो, दिस इज द आंसर। डू द कैलकुलेशन, बच्चों बार बार बोलना पड़ता है। डू द कैलकुलेशन बाय योर सेल्फ। वीडियो पॉज करो और कैलकुलेशन करो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? जांच कीजिए, अच्छा अभी तो 5th चल रहा है। जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है कि नहीं होती है। ओके, 6 की पावर n, 6 का गुणनखंड करते हैं तो यह बन जाता है 2 × 3 की पावर n, और अगर लास्ट में 0 आना है तो डिविजिबल बाई उसको भाग होना चाहिए 10 से, और 10 से होने के लिए उसके अंदर गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों आने चाहिए, लेकिन यहाँ केवल 2 और 3 आते हैं, इसलिए ये किसी भी n के किसी भी नंबर के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्या लिखोगे? 6 का गुणनफल 2 × 3 होता है। यहाँ 10 आने के लिए 5 × 2 चाहिए, तो 5 नहीं, कहीं पर भी 5 नहीं आने की वजह से 6 की पावर n में n के किसी भी नंबर के लिए, संख्या के लिए 6n कभी भी 0 नहीं होगा। व्याख्या कीजिए कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या क्यों है? अच्छा, भाज्य संख्या सारे, इसमें क्या किया, ये सारे अभाज्य गुणक पर, या बीच में प्लस है, ये थोड़ा ये भाज्य है, ये सब, लेकिन बीच में पर, ठीक है। देखते हैं ये भाज्य संख्या क्यों है, देखते हैं। आ जाओ, सबसे पहले संख्या नंबर 1 में ये दिया हुआ है। 13 को कॉमन ले लिया, 17 × 11 × 1, ये बन गया 13 × 78। इसको वापस अभाज्य गुणनखंड कर लिया तो 13 × 13 × 6, तो 6 और 13 इसके 2 गुणनखंड हो गए। ये इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 13 और 6 दोनों से भाग जा सकता है। इसको पहले सॉल्व करना। ये प्लस का निशान है, ये भूलना मत तुम, ये यहां पर प्लस का निशान है, इसलिए कॉमन लेना पड़ेगा। ये इंटू है और ये प्लस है। दूसरा वाला क्या कहता है? ये सारे इंटू है, ये प्लस है, इसमें 5 कॉमन ले लो, करो, ये बन गया 5 × 1009। यहां पर भी 2 संख्या आ रही है, 5 और 1009। अपन को अगर ये प्राइम नंबर होता, अभाज्य संख्या होती, तो केवल 1 का भाग जाता या स्वयं का जाता। यहां पर 2 का जा रहा है, इसलिए ये भी एक भाज्य संख्या है। ऐसे करना है, क्वेश्चन को ढंग से करना है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। अच्छा, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अच्छा, और रवि को लगते हैं 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? क्या निकालोगे? एलसीएम निकालना है? कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लो। पहले इनको अभाज्य गुणनखंड किया, एलसीएम आ गया 36। तो लिखोगे सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। क्या किया? एलसीएम निकाल लिया। बहुत इजी।
थोड़ा आगे की पढ़ाई पढ़ लें आज। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। क्लास 9th में आपने भ्रमण किया था, 10th में पुनर्भ्रमण कर रहे हैं, रिविजिटिंग। तो क्लास 9th में आपको अपरिमेय संख्या के अनेक गुणों के बारे में बताया था और हमने कहा था कि ये मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है, लेकिन हमने सिद्ध नहीं किया था कि ये अपरिमेय है। आज हम सिद्ध करेंगे कि √2, √3, √5 और √p अपरिमेय संख्या है। याद कीजिए, यदि s एक अपरिमेय संख्या होती है उसको p/q में हम नहीं लिख सकते हैं। यदि कोई अपरिमेय संख्या है तो p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। ये सारे उदाहरण हैं। इससे पहले कि हम √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, हमें एक प्रमेय की जरूरत पड़ेगी, प्रमेय की, थ्योरम की। और थ्योरम क्या कहती है? बाजाओ, थ्योरम बड़ी काम की है। प्रमेय नंबर 1.3 क्या कहती है? मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है और यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? मान लिया, क्या बोल रहा है? p एक अभाज्य संख्या है और p a² को विभाजित करती है, भाग दे देती है पूरा a² को, तो a में भी उसका पूरा पूरा भाग जाएगा। ये रूल है, थ्योरम है। a² में किसी का भाग जा रहा तो a में भी जाएगा, बस सीधी सी बात है। अगर किसी का भाग मान लिया 5 का स्क्वायर यानी 25 में जा रहा है तो 5 में भी जाएगा। अगर किसी का भाग 7 का स्क्वायर यानी 49 में जा रहा है तो 7 में भी जाएगा। ये तो हुई मोटे मोटे समझने वाली बात। इसको उपपत्ति है, कुछ समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। मान लीजिए p के अभाज्य गुणनखंड हमको दे रखे अभाज्य गुणनखंड है और इसको यहाँ स्क्वायर किया तो इनको भी सबका स्क्वायर हो गया। हमें दिया गया है कि p a² विभाजित करेगा, इसलिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार p a² का एक अभाज्य गुणनखंड है। परंतु अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता को ध्यान में रखते हुए हम ये पाएंगे कि a² के अभाज्य गुणनखंड में केवल p1, p2, p3, pn भी आ रहे हैं। इसलिए p को p1, p2 से pn में से एक होना चाहिए। चूंकि a p1, p2 ये कुछ है इसलिए p को भी विभाजित करेगा, कुछ भी नहीं। इतना सा याद रखना है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। इतना सा याद रखना है कि p यदि अभाज्य संख्या है, a² को विभाजित करती है तो a को भी विभाजित करेगी। और आज हम प्रूव करने वाले हैं प्रमेय √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव करिए। और इसको हम प्रूव करने की टेक्निक है विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति, मतलब प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास। ये विरोधाभास होगा और ये हम प्रूव करेंगे विरोधाभास के द्वारा। पहले पढ़ लें। हम पहले मानते हैं कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है और यदि परिमेय संख्या है तो √2 जो है वो हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने r/s की फॉर्म में लिख दिया। s इज नॉट इक्वल टू 0। मान लीजिए r और s में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो थोड़ा और छोटा करो उसको, तो ये बन जाएगा। इसको थोड़ा काटेंगे तो ये a/b की फॉर्म में लिया उसको।
तो अब अभी उभय ऐसा लाओ कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, उभयनिष्ठ गुणनखंड से उसको विभाजित करके √2 इज इक्वल टू a/b करो, जहां a और b सहअभाज्य को प्राइम नंबर है। मतलब r/s था, उसको थोड़ा अगर कट सकता तो काट दो, छोटा लाओ, a/b आ गया। अभी अपनी गाड़ी कहां पहुंच गई, अपन ने मान लिया कि √2 इज इक्वल टू a/b है, ये अपन ने माना है। माना है क्यों? क्योंकि अपन ने माना है कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको आगे हम लिख सकते हैं b√2 इज इक्वल टू a लिख सकते हैं। और दोनों तरफ गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा b² इंटू 2 इज इक्वल टू a² हो सकता है। यहां तक ठीक है? ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, यहां तक ठीक है? लिख दो 2b² बराबर a²। इसका मतलब यह हुआ कि 2a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा प्रमेय के अनुसार। तो हम a इज इक्वल टू 2c लिख सकते हैं। अगर 2 से विभाजित करेगा तो a बराबर 2c लिख सकते हो, जहां c कोई संख्या है। a/2 आप कह रहे हो भाई a/2 है ना, वो c आना चाहिए, आप कह रहे हो, क्योंकि वो a² को डिवाइड करेगा तो a को भी करेगा। ठीक है, यहां तक पहुंचो आप, यहां तक पहुंच गए। अब हम क्या करें, a इज इक्वल टू 2c लिखो जरा, और a का मान प्रतिस्थापित करो तो क्या हो जाएगा, ये 2b² और a की जगह लिखो आप 2c का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2b² इज इक्वल टू 4c²। ठीक है? ठीक है? इसका मतलब ये भी हो गया b² इज इक्वल टू 2c²। ठीक है, ये लिख रहा है। क्लियर? इसका अर्थ यह है कि 2b² को विभाजित करता है, अतः 2b को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। परंतु इससे यह तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है कि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। किसको समझ में आया? किसको समझ में आया ये बताओ मेरे को, बताओ मेरे को। किसको समझ में आया बताओ मेरे को। फिर से करेंगे इसी सवाल को, समझेंगे। मान हमको कह रहा है कि √2 इरेशनल नंबर है, हम मान लेते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है। हमने मान लिया r/s, फिर हमने कहा कि अगर कॉमन फैक्टर तो जरा ऐसा करो कि उसके को प्राइम नंबर हो जाए, तो हमने मान लिया √2 बराबर a/b, क्योंकि a और b को प्राइम यानी a और b के अंदर एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और लास्ट में आएगा कि a और b में 2 है गुणनखंड, वहीं गड़बड़ हो जाएगी। बस ये बात वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं। हमने ये माना है कि a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावा, और लास्ट में आ रहा है कि साहब 2 का भाग भी जा रहा है, तो हम कहेंगे विरोधाभास आ गया है। ठीक है, इसको पहले हमने ऐसे लिखा,
फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, बी स्क्वायर ये आ गया। इसका मतलब ये 2 का भाग जाएगा, तो इसका मतलब ए में भी जाएगा, तो ए का मान सी आ गया। ए इक्वल 2c लिख दिया, दोनों को स्क्वायर किया तो ए इक्वल 4c स्क्वायर हो गया। इसको इसमें रिप्लेस कर दिया, 2 से कॉमन लेके उड़ा दिया, तो सी स्क्वायर बराबर 10 आ गया। यानी कि बी स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो बी में भी जाएगा, बी में भी जाएगा। इसका मतलब ए और बी में कॉमन फैक्टर है 2, लेकिन ये सही नहीं है। इस हमने क्योंकि माना है कि ए और बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, हमने माना है। अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु हमने इस सत्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि √2 एक परिमेय संख्या, अतः निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कितना जोरदार फॉर्मूला, सब बच्चे लिखो इसको। जिसको थोड़ा समझ में आया, जिसको पूरा समझ में आया, जैसा भी आया, सारे बच्चे 2 चीजें लिख डालो। एक तो ये प्रमेय ये 1.3 लिखो पूरा फॉर्मूला, फिर प्रमेय 1.4 तो पूरी लिखो यार, बहुत ही अच्छी है। और ये बहुत सारे क्वेश्चन इस पे, और ये एग्जाम में आएगा। ये क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन यहां भी करने हैं अपने को। फॉर्मूला केवल यही है, बस ये पढ़ लो। ये प्रमेय जो है कौन सी वाली 1.4 को 1 बार 2 बार 3 बार पहले करो, फिर ढंग से इसको लिख लो। ठीक है बच्चों, तो मैं ये क्लास को यहां एंड कर रहा हूं, और लास्ट सेशन होगा, अगला सेशन 3rd सेशन, उसमें मैं ये उदाहरण 9, उदाहरण 10, उदाहरण 11 करा के प्रश्नावली कराऊंगा। फिर आपको थोड़ा और आगे पढ़ाऊंगा, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों का पुनर्भरण भी बताऊंगा, और वी विल डू लास्ट का जो प्रश्नावली है वो भी हम कोशिश करेंगे कि उसी क्लास में फिनिश हो जाए। ठीक है, तो बड़ा मजा आया। 1.3 पूरा कर लेना आज, और ये आगे का भी पढ़ना, प्रमेय दोनों लिख लेना, तो आपका बहुत अच्छा इंटरेस्ट आ जाएगा, और नेक्स्ट सेशन में तो पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। यस, ओके डियर स्टूडेंट्स, बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी, डू द प्रैक्टिस मोर एंड मोर।